अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो पहले कभी नहीं पाया है तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो पहले कभी नहीं किया है। मोती कभी किनारे नहीं मिलते हैं दोस्त। मोती निकालने के लिए हमें, पाने के लिए हमें समुद्र में उतरना ही पड़ेगा। जहाँ तक देख सकते हो ना, जहाँ तक देख सकते हो वहाँ तक चले जाओ। इसके बाद वहाँ से आगे खुद ही दिख जाएगा। मेहनत करेंगे तो परिणाम खुद ही आपके पास चला आएगा। आप मेहनत ही नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है, यानी इसका मतलब है कि हमें पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरे जोश से, जुनून से अपने क्रियाकलाप को करना है। पूरे शिद्दत से हमें पूरे जज्बात के साथ, पूरे मेहनत के साथ ये लड़ाई लड़नी है। वाकई में जिस प्लेटफॉर्म से आप जुड़ रहे हैं, जिस महत्वपूर्ण कक्षा से मैं आपका कनेक्शन, आपका नाता लेकर के हाजिर हूँ, वाकई में ज्वार भाटा जिसकी पूरा एक पीरियड आपने देख लिया है, जिसका एक चक्र आपके सामने आ चुका है, इसकी पहली सीरीज आपने देख रखी है। ज्वार भाटा ये पार्ट 2 है और इस दूसरे एपिसोड में आपका पूरे तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन है। आप पूरे मनोवेग से जुड़े हमसे और बेहतर ढंग से अपनी क्रियाकलाप, अपनी तैयारी को अंजाम दें, आगे बढ़ाएं। तो आइए ले चलता हूं मैं आपको एक बेहतरीन प्रश्नों की तरफ, एक बेहतरीन दृष्टिकोण की तरफ। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, बहुत ही मनोवेग से सुनने का प्रयास करिएगा आप। तो ज्वार भाटा पार्ट 2, जहां हमने आपको छोड़ा था, जहां हम लोग ये जान रहे थे कि ज्वार भाटा वाकई में आता कैसे है। आप क्रमबद्ध सीरीज देखेंगे तो आपको बहुत ही बेहतर लगेगा, क्योंकि मैं अब उस बात पर चर्चा नहीं करने वाला। आप जरा ध्यान दें, ज्वार भाटा जो उठती, वो समुद्र की पूरी अटखेलियाँ, वो समुद्र की प्यार भरी गाथा, वो हमारे सूर्य और चांद का हमारी पृथ्वी से नाता, वो मोहब्बत, वो जुनून जिसकी वजह से ये ज्वार और भाटा आते हैं। ज्वार भाटा जब हमने आपसे कहा कि सूर्य और चांद एक रेखा में हो जाएंगे, यानी सिजगी की भूमिका निभाएंगे, यानी युति और ब्यूति की भूमिका अदा कर रहे होंगे, तो पक्की बात है ज्वार और भाटा आएगा। यहाँ तक की बात आप पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। अब मैं बताना ये चाहूँगा कि ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी, एक समय में हमारी पृथ्वी पर 2 जगह ज्वार आते हैं। तो जब 2 जगह ज्वार आएंगे तो भाटा भी 2 जगह आएंगे। भाटा जो है वो भी तो, यानी एब भी 2 जगह आने वाला है। पक्की बात है, ये तो क्लियर है। ज्वार के बाद भाटा का ही प्रोसेस है, वो होने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं, वो होके रहेगा। ध्यान दें, अगर पृथ्वी के इस हिस्से पर ज्वार आया, फिर इस हिस्से पर भी ज्वार आएगा। दोनों कारण, दोनों लहजे समझ जाइए आप। यहां ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सिजगी है। अब बार बार क्यों लिखूं मैं सूर्य चांद पृथ्वी, है तो आप जान चुके हैं ना सिजगी। यहां पर या तो युति है, यहां पर या तो ब्यूति है। क्लियर? यानी या तो सूर्य ग्रहण जैसे हालात हैं या तो फिर चंद्र ग्रहण जैसे हालात हैं। वो जरूरी नहीं है कि हर बार सिजगी हो, सूर्य चांद एक रेखा में हो, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लग ही जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। नहीं तो फिर हर अमावस्या सूर्य ग्रहण लेकर आता और हर पूर्णिमा चंद्र ग्रहण लेकर आता, ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि चांद अपने कक्षीय तल से 5 अंश का कोण बनाता है। यह आपको बताया जा चुका है पिछले एपिसोडों में। आप जरा ध्यान दें, यानी हर सिजगी, हर युति, हर ब्यूति, जरूरी यह नहीं है कि ये सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की भूमिका अदा करेंगे, परंतु ये ऐसा निरूपण है कि ये शब्दावली, ये शब्दांश, ये शब्दावली हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि सूर्य और चांद एक रेखा में आ गए, इसलिए मैं अब उनको लिखने की कोई जरूरत नहीं समझ रहा हूँ। ध्यान दीजिए, तो जो सिजगी है या युति और ब्यूति है, ऐसी दशा होने पर पृथ्वी के एक हिस्से पर ज्वार आया। यानी जिस तरफ ऐसा माहौल है, आप एक और चक्र से समझते रहें। ये आपकी पृथ्वी मैं यहाँ भी बना दे रहा हूँ और यहाँ वाकई में आपका सूर्य लगा दे रहा हूँ और यहाँ आपका चांद। ये सब एक रेखा में आ गए। इन्होंने यहाँ के जलाशय को ऊपर उठाने का प्रयास कर दिया। क्लियर है, कोई बात नहीं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत अपकेंद्रीय बल के कारण, जिसकी चर्चा अपकेंद्रीय बल क्या होता है, इस बारे में आप सब कुछ जानने के लिए, इससे संबंधित आपके एग्जाम में आने वाले प्रश्नों की जानकारी हेतु आप हमारा ज्वार भाटा एपिसोड पार्ट 1 देख लीजिए।
वहाँ आपको इसके बारे में सब कुछ मिल जाएगा। इसलिए मैंने हर तथ्य को बहुत ही बेस से पकड़ाने का प्रयास किया है। आप किसी भी जानकारी से अछूते ना रह जाएं। आप कभी भी नर्वस ना हो एग्जाम में, आपको कोई प्रश्न आपको विचलित ना कर पाए, ऐसी मनोकामना, ऐसे उद्देश्य के साथ हम आपसे निरंतर जुड़े हुए हैं। इसलिए हमारी भूमिका ये है कि हम आपको बहुत ही बेहतर करके दे पाएँ, और आपकी भूमिका ये है कि आप बहुत ही बेहतर तरीके से उसे लेने का भी प्रयास करें। हमारा काम देना है और आपका काम लेना है, तो तहे दिल से लीजिए। यहाँ ये जो मामला है अपकेंद्रीय बल का, इसके बारे में चर्चा पिछले एपिसोड में की जा चुकी है, अतः आप वहाँ जाकर के ये एपिसोड देखें। ये जो हिस्सा है ये अपकेंद्रीय बल के कारण, यानी पृथ्वी पर एक समय में दो ज्वार आ रहे हैं। पृथ्वी पर एक समय में दो ज्वार आ रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो रहा है तो होने दीजिए। अब मुझे ये बताइए सर, या अब मुझे ये बताइए एग्जामिनर महोदय, मुझे ये बताइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, आप ये बताइए हमें कि क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं ज्वार भाटा संबंधी आपके एग्जाम में। ये तो जो चर्चा चल रही है, ये तो जो बातें हैं, ये बेसिक हो गया, इसके बारे में बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं रही। लेकिन उन प्रश्नों पर तो जाना ही हमें, उन प्रश्नों की जानकारी हमें होनी चाहिए जिन प्रश्नों पर एग्जामिनर ने पूरे मनोवेग से, पूरी शिद्दत से बड़े बड़े प्रश्नों को बड़े बड़े स्तरीय एग्जामों में उतारने का प्रयास किया, तो उन पर चर्चा हो जाए। ध्यान दीजिएगा, यहां से प्रश्न क्या क्या बन सकता है। पहली बात तो यह होगा कि दो ज्वार के बीच में, दो ज्वार के बीच में समयांतराल, दो ज्वार के बीच में समयांतराल कितना होता है, एक तो यह प्रश्न है। दूसरा प्रश्न, दो भाटा के बीच में टाइम गैप, वही बात समयांतराल, ठीक है, दो भाटा के बीच में। तीसरा प्रश्न हो जाएगा ज्वार और भाटा के बीच में, ज्वार और भाटा के बीच में, ठीक है, कोई बात नहीं, सारे प्रश्नों के जवाब दिए जाएंगे और बहुत ही अच्छे ढंग से हम इन्हें जान भी पाएंगे। ये सारे स्टार प्रश्न हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ज़्यादा हम लोग बहुत ज़्यादा भागे क्यों, पहले मैं उनको ही आपके सामने रख दूं जिनकी ज़रूरत है आपको। दो ज्वार के बीच में समयांतराल, दो भाटा के बीच में समयांतराल, ज्वार और भाटा के बीच में समयांतराल। एक और बात पूछी जाती है कि दैनिक ज्वार, और एक बात आएगी अर्ध दैनिक ज्वार की, अर्ध दैनिक ज्वार की। तो बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये होने वाला है आपके लिए। दैनिक ज्वार, अर्ध दैनिक ज्वार, क्लियर। जहां हम लोग जुड़े हैं, ऐसे तमाम प्रश्न आपके स्क्रीन पे मैं लगा चुका हूं जिनके उत्तर आने शेष हैं। सिजगी युति ब्यूति होने पर आपको पता है उच्च ज्वार आते हैं। ऐसी दशा अमावस्या या फिर पूर्णिमा को होता है। ऐसी दशा अमावस्या और पूर्णिमा को होगा। उच्च ज्वार, आप कहोगे सर फिर निम्न ज्वार कब आएंगे, बिल्कुल वो भी जान लें आप। जब उच्च ज्वार की भूमिका यह है, यानी उच्च ज्वार कब आएंगे इस अवस्था में, और निम्न ज्वार कब आएंगे यह भी जान लें आप। निम्न ज्वार की पोजीशन क्या होगी, निम्न ज्वार कृष्ण पक्ष, समझ गए ना आप, इन पक्षों की भी चर्चा मैं कर चुका हूं। कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को पृथ्वी पर कैसे ज्वार आएंगे, निम्न ज्वार आएंगे। कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की चर्चा हो चुकी है, मेरे द्वारा बोले गए इसमें से 50% शब्दों की चर्चा मैं पीछे कर चुका हूं। इसका मतलब हुआ मैं बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको पूरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अन्यथा फिर क्लासेस पीछे से जुड़ी ना पाती। इसकी चर्चा हुई किसी दूसरे एपिसोड में, इसकी चर्चा हो गई है पिछले वाले एपिसोड में। तो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को निम्न ज्वार आएंगे और अमावस्या और पूर्णिमा को उच्च ज्वार आएंगे। ये पृथ्वी की पोजीशन है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। लेकिन दो ज्वार के बीच में समयांतराल कैसा होगा, ये सर दैनिक ज्वार क्या है जी, जरा ध्यान दें। दैनिक ज्वार क्या होता है, दैनिक ज्वार का मतलब हुआ पृथ्वी के एक स्थान पर जहां ज्वार आया था
पृथ्वी के एक स्थान पर जहां ज्वार आया था वहां दोबारा ज्वार कब आएगा, ये बड़ा पोजीशन है, बहुत बड़ा मसला है ये। मान के चलें मैं अगर ये कह दूं कि पृथ्वी के इस स्थान पर ज्वार आया है, अब दोबारा यहां ज्वार कब आएगा, बहुत आसान, बहुत सिंपल बात है। इसका मतलब पृथ्वी को इस तरीके से पूरा चांद जब घूमते घूमते यहां दोबारा पहुंचेगा, यानी दोबारा सिजगी की भूमिका यहां बनाएगा, पुनः उच्च ज्वार आ जाएगा। क्लियर है ना, यहां तो कोई डाउट नहीं है, क्योंकि जब तक मैं चक्कर लगा के आऊंगा नहीं तब तक मैं दोबारा ज्वार लाऊंगा कैसे। इसका मतलब सीधा है। आप जरा ध्यान दें कि ये जो पोजीशन है पृथ्वी की जहां ज्वार आया है, मैं जो कह रहा हूं ध्यान देना, दैनिक ज्वार का मतलब हुआ किसी स्थान पर दोबारा ज्वार आना, यानी दोबारा ज्वार पीरियड को, ये हो गया दैनिक ज्वार। या यह कह सकते हैं दैनिक ज्वार में दिन में एक बार ज्वार आता है। सारे उत्तर जाने रखिए, विकल्प कैसे बना देगा एग्जामिनर वो आपको जानकारी है इस बारे में। दिन में एक बार ज्वार आता है, क्लियर है। ऐसे पोजीशन जैसे फिलीपींस, सब कुछ तो है आपके पास, जैसे फिलीपींस ये दैनिक ज्वार का उदाहरण है। फिलीपींस द्वीप समूह, फिलीपींस द्वीप समूह, मैक्सिको की खाड़ी, दिन में एक बार यहां ज्वार आएगा, इसे दैनिक ज्वार की श्रेणी में, दैनिक ज्वार के उदाहरण में शामिल कर लिया गया। दिन में एक बार यहां ज्वार आते हैं। तो हमने बात कर ली किसी स्थान पर दो बार ज्वार पीरियड का। दो ज्वार पीरियड का मतलब हुआ एक ही स्थान पर दोबारा ज्वार कब आएगा। ऐसी सिचुएशन को, ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करने के लिए आपके सामने एक छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। आप जरा ध्यान दें, ये जो बिंदु है मैं मान के करूं या मान के चलूं कि इस जगह ज्वार आया हुआ है। अब ये जब पृथ्वी घूम रही है अपने अक्ष पर, कुछ इस तरीके से या कह सकते हैं कि परिक्रमा भी करती हो तो अलग बात है, अपने अक्ष पर घूम रही है, बस इतना मसला लगाइए। फिर घूमते घूमते यहां कब ये पोजीशन, कब ये बिंदु पड़ेगा, क्लियर है, बेसिक है, कुछ टाइम लगेगा और वो टाइम आपको पता है 24 घंटे का अंतराल हो जाएगा, ये तो क्लियर है। चांद भी घूम रहा है तो पृथ्वी के साथ साथ, और चांद अपने अक्ष पर आपको पता है 27.3 दिन में घूम जाता है और 27.3 दिन में इस पृथ्वी की परिक्रमा भी कर लेता है, क्लियर है ना। इसका अर्थ ये हुआ कि चांद का वेग मेरी पृथ्वी से कुछ ज्यादा हो गया, क्योंकि ये तेज चल रहा है, पृथ्वी पूरा ले रही है ना। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटे का समय लगा रही है, लेकिन जो चांद है वो पृथ्वी की परिक्रमा करने में, क्योंकि सारा मामला चांद से जुड़ा है। चांद यहाँ है तो यहाँ ज्वार आएगा, चांद यहाँ है तो यहाँ ज्वार आएगा, चांद यहाँ है तो यहाँ ज्वार आएगा। जहाँ चांद रहेगा वहीं तो ज्वार आएगा, वहीं तो उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति काम करेगी। तो मान के चलो चांद यहाँ था, यहाँ ज्वार आया है। अब पृथ्वी ने अपना अक्ष चलाना शुरू किया है, चांद भी पृथ्वी की परिक्रमा कर ही रहा है, लेकिन ये 27.3 दिन में परिक्रमा करता है। आपको पता है इसकी जो स्पीड है, इसका जो गैप है, ये कुछ ऐसा है कि थोड़ी सी स्पीड इसकी ज्यादा है चांद की। हमारी पृथ्वी की जो परिभ्रमण प्रक्रिया है जिसे वो 24 घंटे में संपादित करती है, वाकई में ये इस बिंदु पर पहुंचता, लेकिन उसके पहले चांद थोड़ा सा आगे निकल जाता है। बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जी ये। मेरे कहने का मतलब हुआ कि जिस बिंदु पर पृथ्वी को पुनः वहां पहुंचना चाहिए था, लेकिन चांद थोड़ा सा आगे निकल गया होता है, अतः पृथ्वी को वहां पहुंचने के लिए थोड़ा सा और समय खपाना पड़ता है। इस वजह से एक ही बिंदु पर आने के लिए 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है। यानी दैनिक ज्वार की अगर बात की जाए कि दैनिक ज्वार का जो गैप है, जो समय अंतराल है, वो कितना है, तो 24 घंटा 52 मिनट का। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि चांद ने थोड़ी दूरी ज्यादा तय कर ली। यार जैसे ऐसे समझ लो, ये आपकी पृथ्वी है, ये मान के चलना चांद है, यहां ज्वार आया हुआ है, पृथ्वी ने घूमना शुरू किया, चांद ने इसकी परिक्रमा करना शुरू किया,
जब ये करता करता ये अक्ष यहाँ पहुँच चुका है, चाँद यहाँ पहुँचा है, और अब देखना जरा, चाँद ने इस अक्ष को क्रॉस कर दिया। अब पृथ्वी को वो जो प्रक्रिया, वो जो बिंदु है, वो चाँद के सामने लाने के लिए थोड़ा सा और चलना पड़ता है, यानी 52 मिनट और चलना पड़ता है। क्लियर होगी बात ना? इसलिए 24 घंटे 52 मिनट का समय लग जाता है। बस इतनी बात ध्यान रखिएगा। तो दैनिक ज्वार में 24 घंटा 52 मिनट का समय लगता है, क्योंकि चाँद को थोड़ा सा और सफर तय करना पड़ता है, ये मान के चलें। क्लियर है? यानी चाँद थोड़ा सा आगे निकल चुका होता है, थोड़ा सा वो गैप अंतराल को बनाने के लिए, उस पीरियड को उस बिंदु को एक रेखा में लाने के लिए हमारी पृथ्वी को थोड़ा सा और घूमने की आवश्यकता पड़ती है, और वो घूमने में उसे 52 मिनट का समय लग जाता है। इसलिए दूसरा ज्वार तब आएगा जब 24 घंटा और 52 मिनट का समय लग जाएगा। क्लियर होगी बात? अर्ध दैनिक ज्वार इसी का आधा कर दीजिए, कुछ भी दिक्कत अब आपको नहीं होने वाली है। 24 घंटे का आधा 12 हो जाएगा, और मिनट का आधा कर लीजिए 26। अर्ध दैनिक ज्वार किसे कहते हैं? जहां दिन में 2 बार ज्वार आते हैं। बस इतनी बात ध्यान लो। अर्ध दैनिक ज्वार दिन में जहां 2 बार ज्वार आएंगे, यानी एक दिन में जिस जगह, जिस स्थान पर 2 बार ज्वार आ जाए, 2 बार ज्वार आ जाए। अर्ध दैनिक ज्वार की अपेक्षा यही हो गई कि आधे दिन में ज्वार आया, फिर आधे दिन में ज्वार आया। अब देखना जरा, तो 12 घंटे 26 मिनट, इसका उदाहरण आप याद रखेंगे। अटलांटिक महासागर, ओशियन। क्लियर है बात ना? इसका उदाहरण मैंने यहाँ दिया, इसका उदाहरण यहाँ दिया। दिन में 2 बार ज्वार आ रहे हैं, एक ही स्थान पर 2 बार ज्वार आ जाए। क्लियर है बात? कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। 2 ज्वार के बीच समयांतराल, 2 ज्वार के बीच गैपिंग क्या है? 2 ज्वार के बीच कितना गैप है, इस बात को भी ध्यान दें। 2 ज्वार के बीच अगर कभी भी पूछा जाए तो यही तो है। 2 ज्वार, एक ज्वार आया था, दिन में 2 बार आ रहा ना, एक ज्वार आया है, फिर एक ज्वार आएगा। क्लियर? तो 12 घंटे 26 मिनट का, 2 ज्वार के बीच में 12 घंटा 26 मिनट का अंतर होगा, और 2 भाटा के बीच में भी 12 घंटे 26 मिनट का अंतर होगा। कहो कैसे? ज्वार आया है, अब भाटा आएगा। ज्वार आया है, अब भाटा आएगा। लेकिन ज्वार और भाटा के बीच में अगर अंतर पूछा जाएगा तो वो 6 घंटा 13 मिनट का होगा। आप समझ जाइए। अब यहां सारा उत्तर आपके सामने, आपके स्क्रीन पे मैं ला चुका हूं। केवल बात इतना है, एक बिंदु पर आने के लिए पृथ्वी को थोड़ा सा और चलना पड़ता है, 52 मिनट एक्स्ट्रा समय लगता है। कोई बात नहीं, मैं समझ चुका इस बात को। दैनिक ज्वार हो गया हो। अर्ध दैनिक ज्वार का मतलब पृथ्वी के किसी एक स्थान पर 2 बार ज्वार आया, 2 बार ज्वार आया, लेकिन लगातार आने के लिए उसे 12 घंटा 26 मिनट चलना पड़ता है, यानी 12 घंटा 26 मिनट का समयांतराल, यानी गैपिंग उनके बीच में होती है। इसलिए मैंने इसे अर्ध दैनिक ज्वार कहा। 2 ज्वार के बीच में, यानी कभी भी पृथ्वी पर 2 ज्वार अगर है, यानी एक ज्वार आया हुआ है, दोबारा कोई ज्वार आएगा, उनके बीच में 12 घंटा 26 मिनट से कम का अंतर नहीं हो सकता है। इस बात को भी ध्यान दें। लेकिन ज्वार आया है, भाटा आएगा, तो ज्वार आने के और भाटा के बीच में 6 घंटा 13 मिनट का अंतराल होता है, और 2 भाटा के बीच में 12 घंटा 26 मिनट का अंतराल होता है। क्लियर होगी बात? यहाँ तक कोई डाउट अब आपको नहीं होना चाहिए। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं, और बहुत ही बार पूछे भी जाते रहेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो मान के लिए कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और पीछे वाले तमाम प्रश्नों और तमाम क्रियाकलापों को अच्छे ढंग से आपने समझ लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान देना, एक प्रश्न तो आएगा कि सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आता है? सबसे ऊंचा ज्वार अगर ये पूछा गया, सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ आएगा, तो पक्की बात आप बताइएगा, फंडी की खाड़ी। फंडी की खाड़ी, यहां ये मान के चलें 16 से 18 मीटर ऊंचा ज्वार आ जाता है। ये बहुत अद्भुत है अपने आप में। 16 से 18 मीटर, इसका मतलब इतना ज़्यादा जल स्तर का ऊपर उठ जाना एक अलौकिक घटना होती होगी। ये देख करके आदमी सहम जाएगा। तो फंडी की खाड़ी इस खतरनाक मंजर की गवाह है, और वो अंजाम यहाँ होता है। सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है, 16 से 18 मीटर का। आपकी कल्पना बनी होगी, सर क्या भारत में भी आता है? बिल्कुल आता है। भारत के गुजरात में सबसे ऊंचा ज्वार आता है,
भारत के गुजरात में और किस जगह पर, ओखा में। यहाँ 5 से 6 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। अगर आप इस नज़ारे को देखना चाहते हैं तो आप गुजरात ओखा जाएं और वहाँ बैठ करके इस नज़ारे को आराम से देख सकते हैं 5 से 6 मीटर। लेकिन ये है कि आपको समय वहाँ गंवाना पड़ेगा, क्योंकि ज्वार इतनी जल्दी आने वाले नहीं हैं। आपको समय का पूरा ज्ञान हो चुका है, आप जान रहे हैं ज्वार कितने समय बाद आएंगे। इसका मतलब उतना हो सकता आ जाए या हो सकता आके चला गया हो, तो आपको वहाँ समय गंवाना पड़ेगा। भारत गुजरात ओखा में 5 से 6 मीटर ऊंचा ज्वार आता है। और सर्वाधिक ज्वार कहाँ आते हैं, अगर ये बात पूछ ली जाए आपसे, सर्वाधिक ज्वार कहाँ आएगा, तो सर्वाधिक ज्वार आता है साउथ हैम्पटन में। साउथ हैम्पटन में सर्वाधिक ज्वार आते हैं। कितनी बार आता है यहाँ पर, 4 बार ज्वार आता है दिन में। ये अद्भुत है। अभी तो 2 ज्वार ही हम पढ़ रहे थे, ये अलौकिक घटना है, थोड़ा अलौकिक मंजर है, जबकि ये 4 बार होता नहीं है। 4 बार होता हुआ प्रतीत होता है, या 4 बार होने की प्रक्रिया वहाँ दिखती है हमें। इस वजह से ऐसा हो रहा है। वो एक अद्भुत जगह है। अद्भुत जगह का मतलब वहाँ 2 सागरों का मिलन है, वहाँ एक चैनल है। 2 सागरों का मिलन है, वहाँ एक चैनल है, वहाँ एक जलसंधि है, जिसकी वजह से वहाँ तटों पर एक तो अपकेंद्रीय बल काम कर देता है, और एक तो ये आपका जो काम होता है सूर्य और चांद वाला, एक तो वो काम होता है। वहाँ दिन में होता क्या है, 2 बार ज्वार आ जाते हैं। एक दिन में 2 बार आएंगे, वो तो क्लियर है, हर जगह हो रहा है। लेकिन समस्या वहाँ इस बात की नहीं है, वहाँ 4 द्वारा हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? 4 बार होने का सीधा कारण है वो 4 बार होता नहीं है, 4 बार हमें दिखता है नज़ारा। इसलिए हमें याद करना है कि सर्वाधिक ज्वार साउथ हैम्पटन में कितनी बार आता है, दिन में 4 बार आता है। साउथ हैम्पटन के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बता दूं साउथ हैम्पटन के बारे में। साउथ हैम्पटन एक ऐसी जगह है जहां यहाँ उत्तरी सागर है, उत्तरी सागर। यहाँ है इंग्लिश चैनल, इसको समझ लीजिए। उत्तरी सागर इंग्लिश चैनल, यहाँ है आपका इंग्लैंड, और यहाँ है आपका फ्रांस। इनके बीच में एक बहुत बड़ी जलाशय है। उत्तरी सागर और आपका ये इंग्लिश चैनल आपस में मिलते हैं यहाँ पर। इसी जलसंधि को डोबर जलसंधि कहते हैं। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, डोबर जलसंधि कहाँ है, तो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में है। क्लियर हो गई बात? फ्रांस हो गया, इंग्लैंड हो गया, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक जलसंधि है जिसका नाम है डोबर जलसंधि। और उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल को ये मिलाने का काम करती है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को मिलाने का काम करती है। इसी स्थान पर एक जगह जिसे साउथ हैम्पटन कहा जाता है, यहाँ ही दिन में 4 बार ज्वार आते हैं, क्योंकि यहाँ 2 सागर आपस में टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से ये ज्वार 4 बार प्रक्रिया दोहरा जाते हैं। यानी 2 बार आते हैं लेकिन वो प्रक्रिया 4 बार लगती है, इस वजह से 4 बार हो रहा है। इसी जो इंग्लिश चैनल की बात है, यहाँ से भी तो तमाम प्रश्न पूछे गए आपसे। यही वो इंग्लिश चैनल है जिसे तैरने के लिए, जिसको तैर कर पार करने के लिए होड़ मची रहती है। ये दूरी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ एक जगह ऐसी है जहाँ दूरी थोड़ी सी कम है, 45 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के आसपास की दूरी है। यहाँ लोग तैरने की खूब कोशिश करते हैं। बहुत लोग, पता नहीं कितने लोग अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देते हैं, यहाँ पलायन कर जाते हैं, इस दुनिया को छोड़ के चले जाते हैं। लेकिन जिद है आदमी की, वो करता ज़रूर है। और बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस काम को करके अपने देश का गौरव बढ़ाया हुआ है। डोबर कैलाइस, याद कर सकते हैं आप इन बातों को। डोबर कैलाइस पहले व्यक्ति थे। मैं सारी बात लिख नहीं रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं। डोबर कैलाइस पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को पार किया था, डोबर कैलाइस। अगली बात ध्यान देना, हमारे भारत की अगर बात आ जाए, भारत की, तो भारत के थे मिहिर सेन, जिन्होंने 1958 में 27, पूरी डेट लिख सकते हैं, 27 सितंबर 1958 को मिहिर सेन ने, 27 सितंबर 1958 को मिहिर सेन जी ने
क्या किया, इंग्लिश चैनल को पार कर दिया। और इन्हें ही, और ये भारत के ही नहीं एशिया के भी पहले थे, यानी एशिया भारत के मिहिर सेन एशिया के भी पहले थे। पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। इसीलिए इन्हें सागर का सिकंदर कहा जाता है। सागर का सिकंदर किसे कहा जाता है, तो मिहिर सेन जी को सागर का सिकंदर कहा जाता है। और यहीं 1959 में बिटिया भी पीछे नहीं रहीं, बेटियां जो भारत की वो भी पीछे नहीं रहीं। 1959 में आरती साहा जी ने भी इस इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर दिया। इसलिए इन्हें भारत की जलपरी कहा जाता है। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुके हैं। भारत की जलपरी किसे कहेंगे, तो आरती साहा को क्यों कहेंगे, इंग्लिश चैनल को पार किया है। और इंग्लिश चैनल कहाँ है, इसका जिक्र क्यों करना पड़ा, क्योंकि आपके सामने वो 4 बार वाला नज़ारा हमारे सामने आ चुका, इसलिए हमें इसका जिक्र करना ही करना पड़ा। ये चीज़ क्लियर हो गई है। सैली मेंटी ग्रेविड, इनका भी नाम याद कर सकते हैं, सैली मेंटी ग्रेविड। इन्होंने इंग्लिश चैनल को 5 बार पार करने का रिकॉर्ड बनाया है, यानी सर्वाधिक बार सैली मेंटी ग्रेविड ने पार किया है। सारा थॉमस, इनका भी नाम याद कर लें। सारा थॉमस एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने इंग्लिश चैनल को लगातार 4 बार पार किया था, लगातार 4 बार। अद्भुत है ये, 54 घंटा से ज्यादा लगातार ये तैरती रही। सारा थॉमस ने लगातार 4 बार पार किया, सैली मेंटी ग्रेविड ने 5 बार पार किया। सागर का सिकंदर मिहिर सेन को कहा गया क्योंकि उन्होंने इंग्लिश चैनल को तैरकर पार कर दिया। भारत के ही नहीं एशिया के पहले व्यक्ति थे। लगे हाथ बेटियों ने भी अपना परचम लहरा ही दिया। हमारी भारत की बेटी आरती साहा ने 1959 ईस्वी में 29 सितंबर को इंग्लिश चैनल को पार करके दिखा दिया। और यह भी भारत की ही नहीं एशिया की भी पहली महिला थी। इन्हें भारत की जलपरी कहा जाता है। ऐसे महत्वपूर्ण कंटेंट भी आप याद रख सकते हैं। इंग्लिश चैनल के बारे में जिक्र हुआ तो मैंने इन प्रश्नों को भी आपके सामने रखने का प्रयास कर ही दिया है। तो अब आप ध्यान रखिएगा, ज्वार भाटा संबंधी जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं मैंने उन सब प्रश्नों पर चर्चा की है। एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट अभी छोड़े जा रहा था, आप उसको भी सुन लीजिए। ज्वार भाटा से क्या क्या प्रश्न बन सकता है। एक तो ये हो सकता है कि एग्जामिनर कह दे कि ज्वार से क्या फायदा है, ज्वार भाटा से क्या फायदा है। फायदा जरा ध्यान दो, फायदा ही फायदा है। एक तो आप मछली पकड़ने में आपको आसानी होगी। जब ज्वार आएंगे मछलियां तली से उठकर किनारे चली आएंगी। क्लियर है ना। पहला तो मछली उत्पादन आप कह सकते हो, इसमें वृद्धि होती है। दूसरा विद्युत उत्पादन, विद्युत उत्पादन में भी ज्वार भाटा का लाभ मैं बता रहा हूं आपको, लाभ बता रहा हूं दोस्त। मछली उत्पादन में, विद्युत उत्पादन में आप ये मान के चलें जो बड़े बड़े जलपोत होते हैं यानी जलयान कह सकते हैं, इनके चलने में भी मदद करते हैं। इनकी तीव्रता, जलपोत को तीव्रता प्रदान करता है कौन, ये, जिससे आसानी से बड़ी बड़ी जलपोतें किनारे चली जाती हैं, यानी बड़ी बड़ी दूरियों को कम समय में तय कर जाती हैं। आगे जरा ध्यान दें तो जहां हमने मछली उत्पादन की बात की, विद्युत उत्पादन की बात की, अब देखना एक महत्वपूर्ण बात और, महत्वपूर्ण बात ये कि इसी ज्वार के कारण समुद्र के नीचे बैठे हुए मोती किनारे चले आएंगे, सीप किनारे चले आएंगे, शंख किनारे चले आएंगे। ये जो अद्भुत चीजें हैं जिन्हें हम कह सकते हैं कोहिनूर प्रकार, जिसे हीरा कहते हो आप, जिसे अद्भुत नियामत कह सकते हैं, समुद्र की जो तली में बैठा हुआ होता है यही ज्वार उसको उठा के लाते हैं। मनुष्य द्वारा किया गया कचरा जो किनारे किनारे समुद्रों के किनारे होता है, इन्हीं ज्वार की वजह से साफ भी हो जाता है, क्योंकि वो आएगा फिर उसे उठाकर ले जाएगा। ऐसे महत्वपूर्ण लाभ हैं ज्वार और भाटा के, जिनकी जानकारी आपको रहनी ही रहनी चाहिए। तो हम लोग एक बहुत बड़े कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से जान चुके हैं। मुझे लगता है आप ज्वार भाटा से बनने वाले हर प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। अगर कोई भी प्रश्न छूटा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मेरे हिसाब से आप पूरी तरीके से पूरी तैयारी कर चुके हैं, और अगर ऐसा कर सके हैं, अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हुआ है, अगर आपने पूरे तरीके से, पूरे मनोवेग से इस चीज़ को समझने का प्रयास किया और समझ सके हैं, और हमारा कार्यदायित्व तो अच्छा रहा है, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा भेजने का प्रयास करिएगा। लगातार पूरे मनोवेग से पढ़ते रहिएगा।
बहुत ही मेहनत से अपने कार्य क्रियाकलाप को अंजाम देते रहिए। बिल्कुल आराम से, धैर्य से अपनी पढ़ाई को अंजाम दें। मैं हमेशा ही बार बार आपसे कहता हूँ, नर्वस ना हो, लगातार मेहनत करें। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में, फिर से मुखातिब होंगे। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।